दो बिंदु हैं और दोनों बिंदु मैं जैसा हमेशा करता हूं हिंदी इंग्लिश में करूंगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर लेंगे, तो आप थोड़ा शांति बरतिएगा। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष दो बिंदुओं में वार्तालाप करने आया हूं। दोनों बड़े गंभीर हैं, दोनों चुनाव आयोग से संबंधित हैं और मैं ये कहूँगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी वरिष्ठ संस्था जिसको सींचा गया, पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया इतने सालों से, वो कभी भी इस गिरावट के स्तर पे आए कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहे। कोई भी नहीं चाहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि कभी भी ईसीआई ईगर एंड कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। ईगर एंड कंप्लायंट न बनना चाहिए, न बनने देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा और वो भी को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल न हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीज़ें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब 1 महीने के बाद जब चुनाव अंत हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में। पद के आधार पे भी नाम नहीं आता है। उनके ऊपर न चेतावनी है, न प्रतिबंध है, न नाम लेकर दोषारोपण है। और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, डायरेक्ट कोट अनकोट, डायरेक्ट स्टार कैंपेनर्स नॉट टू मेक अटरेंसेस कॉन्ट्री टू दी एमसीसी। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं। 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, कोट अनकोट, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond MCC period, unquote। ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। इस प्रकार के वक्तव्यों का क्या मायने है? ये तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल परसों तरसों आप वापस वही करेंगे। इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहाँ की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, तभी क्यों उठती है? ये झूठी बराबरी किसकी? दोनों अध्यक्षों को लिख दिया फॉल्स इक्विवेलेंस करके। ये इस संवैधानिक स्तर की उच्च स्तरीय संस्था को शोभा नहीं देता। ये उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बिल्कुल विरुद्ध है। ये चुनाव आयोग है, किसी का चुनावी एजेंट नहीं है। इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट द इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी। क्या चुनाव आयोग के विवेक और तर्क में ये लेवल प्लेइंग फील्ड लगती है उसको? ये लेवल, ये बराबरी की समतल जमीन का ये वक्तव्य है कि आप बांसवाड़ा में आप कहीं और घिनौने शब्द कह दें
आप गाली गलौज कर लें, आप स्तर ले आए गटर के स्तर पर, और 27 दिन बाद कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार। हम तो अचंभित हैं कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान का पालन नहीं करती, सत्ता के पालनकर्ताएं उनका पालन करने लगती है, सत्ता में जो बैठे हैं उनकी तरफ झुकने लगती है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत है। और दूसरा पहलू था इनके वक्तव्य में कि साथ साथ एक और चेतावनी दी कि संविधान खतरे में है, इसके बारे में कोई टिप्पणी न करें। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निर्णय करे कि आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, जब तक कि हम एमसी नहीं सकते। आज हम बड़े खुला बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो सोच है, भारत के संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचे हैं, वो सब खतरे में हैं। वो इसलिए खतरे में है क्योंकि कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो इस हिदायत में ये लिखा गया है कि ऐसी चीजें जो संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, आप नहीं कह सकते। ये दूसरा जो पार्ट है वो किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है? वो सीधा उन लोगों के पक्ष में है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के, जो चाहती है कि विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस किसी रूप से जनता जनार्दन से ये समक्ष न हो कि किस प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है सत्तारूढ़ पार्टियों ने। तो उस पर आप कैसे एक रोकथाम लगा सकते हैं? और इधर खुलेआम सांप्रदायिक वक्तव्य आ रहे हैं और आप बराबरी का एक स्टेटमेंट देते हैं। ये मेरा पहला बिंदु है। ये अत्यंत दुखद प्रसंग है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग्य है कि चुनाव आयोग अपनी संविधान। मेरा दूसरा बिंदु है वोटर के जो आंकड़े हैं उनके विषय में। ये उतना ही गंभीर है, उससे शायद ज़्यादा भी गंभीर कह सकते हैं इसको, और इसमें बड़ा मजाकिया चीज़ हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बात अपनी शुरू करूँगा ये कह के कि चुनाव आयोग को बचा रही है भाजपा, कह रही है कि नहीं है कोई हेरा फेरी। अगर सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो क्यों हो रही है वोटर डेटा रिलीज में देरी? इसका क्या औचित्य है? आंकड़ों में हेराफेरी से बढ़ रहे हैं भाजपा के वोट, और चुनाव आयोग देख रही है लोकतंत्र का गला होते हुए घोट। मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट
It is undesirable and unfeasible to disclose this data. ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं. आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है. डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है. उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है. कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है. ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है. अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं. तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है. इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले. अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता. ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है. यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी. तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे. ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है. लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ. उससे ज़्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए. इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम हैं कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा. फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में. संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना. इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे देख रहे हैं. Because friends, if this stand of the EC is not exposed, then the ECI would, with great respect, be guilty of making democracy a sham. It would help the BJP to win by voter scam, a sham leading to a scam. We are not asking for anything about the EVM. We are asking for disclosure of data. Through this stand, in its ridiculous affidavit, the ECI is falling into the trap of the BJP to orchestrate decimation, demolition and destruction of electoral democracy. Famous people have said that more speech, more sunlight is the answer rather than less sunlight and less speech. Disinfectant of sunlight is the best answer for democracy. An extraordinary counter affidavit has come
from the ECI on a simple prayer which seeks that the Form 17Cs, and I believe there are roughly 10,37,000 Form 17Cs. As you know, the Form 17C contains the number of votes cast at each polling station, the machines deployed with the serial numbers, and the number of votes polled on each machine. This is simple data. All that the people are asking is it should be uploaded. Now, if you find something so horribly objectionable or terrifying about this request, at least I cannot understand it. At least the ordinary man cannot understand a simple request for disclosure and transparency. Yet the reply which the EC has filed is quite remarkable, is astonishing, is ununderstandable, is absurd, is laughable. Their first point is undesirable and unfeasible to give this data, quote unquote. How undesirable? Why unfeasible? In what manner undesirable and unfeasible? No answer. Second, even more shocking, in para 36 they say that a disclosure of 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Imagine, disclosure is amenable to vitiation of the entire electoral space. Public posting increases the possibility of images being morphed. This can create widespread public discomfort and mistrust. This is like a febrile and fertile imagination of the ECI running amok. Their first imagination is that a disclosure will be amenable to mischief, which means it may be misused. Their second imagination is the entire electoral space will be vitiated. Third is, it can create widespread public discomfort. How? Even today all the data of the EC is uploaded. If I am a criminal and if you are a mischievous person, you can morph, you can photograph even now. And by this logic, no data can be disclosed, no data can be uploaded, because everything is liable to be distorted and misused. The test is not what might happen, what may happen. The test is how you will combat bad things but not let the good things be suppressed. The funny part is that Rule 93 allows this very data to be given to me at payment of cost. What they want is each person makes an application, gets the data for that respective polling booth. They don't want a total picture to come. This data can be calculated by my polling agents also, I know. But they don't want the stamp of approval of the ECI. They don't want a mega picture to emerge instantly so that their figures can be challenged. Who wants this? Clearly the ruling party. And who is falling into the trap of doing what the ruling party wants? Clearly the Election Commission of India. I hope and trust the day never comes when it is called the election agent of the ruling party. I hope and trust the day never comes when it becomes an eager and compliant institution. They are as much on trial as the political parties we oppose. The political parties can fail the trial. The EC cannot afford to fail the trial. The EC has not passed the high constitutional obligations and the tests imposed upon it. It is time that the EC rose to the occasion and dealt with these issues on a constitutional basis. They have instead voted for concealment instead of transparency. The second issue is even more worrying. It's an extraordinary response by the EC after 27 days. A response of fudging, of delightful ambiguities and vaguenesses, of sermonizing and of avoiding the real issue. After almost a month on a complaint about the horrible, degrading, gutter-level speeches from Banswara to elsewhere, not a word of a whisper of the Honorable Prime Minister or the Home Minister.
Not one word in the EC's response. Why this fear? Why this hesitation when two names come up? Why this terror? Not a single warning, not a single prohibition, not a day's suspension, not any fault finding. Delightful, vague generalities. I'll read to you two quotations which are amazing, disgusting. Quotation 1, we direct star campaigners not to make utterances contrary to the MCC. What kind of statement is this? Obviously, it is like saying we direct you all not to commit murder, because murder is an offence under 300 Dafa 302 of the old law. I don't know the new section. Second, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond the MCC period, unquote. What kind of delightful, vague inanity is this? You have no guts to say that, look, Mr. XYZ, you violated in your campaign speech of so and so date the MCC, and we put a stoppage on your campaigning for 48 hours. Do you need us to teach you that? Have you forgotten your legacy, your status, your 75 years of constitutional status? It is absolutely amazing that the false equivalence is created by writing a letter to each of the two presidents of the parties without anything to the offenders. Without anything to the offenders. This country has not seen the language used by the Honorable Prime Minister for 75 years. And yet the EC is supine, quiet, avoiding the real issue and indulging in absolute generalities and sermonizing. There is a second part to the EC's delightful avoidance statement. One is, it says nobody should be practicing communal statements, which I have already dealt with. Everybody knows who practices communal statements in this campaign for the last 2 months on a daily basis. The second part is equally weird. It says that allegations that the constitutional spirit is being changed or that the constitution may be changed should not be part of the political discourse during campaigning. This is again shows that the EC has become one-sided, blind-sided and blind except to one political party and to one direction. All of us in the opposition openly say and will keep on saying that the spirit of the constitution is being destroyed by this ruling party government. All of us say that the basic structure of the constitution is being violated. The essential tenets of the constitution are being attacked, and there is grave danger of that constitutional structure and spirit being obliterated. The EC's statement suggests that such statements can't be made in the future. The EC has no power to decide the content of the speech you write. The EC has no power to censor my speech. It can only act if you show a violation of the model code of conduct. How is it a model code of conduct violation if I say what I have just said about the constitution? All this unfortunately is being done because the EC seems to want to become an election department of the government of India. It cannot afford to become an election ally. It has to restore its credibility and independence. When any constitutional body, instead of following the constitution, becomes a follower of power, then democracy is in grave, grave danger. As I said, through such actions, the BJP is orchestrating the decimation, demolition and destruction of electoral democracy and is trying to involve as a co-participant a constitutional body known as the Election Commission of India. Thank you. So you got everything. It's strong words against the EC, and on the voter turnout, you'll see the matter tomorrow in the court, but I'm talking of the stand of the EC.
first and foremost on the complaints made about communal statements, about our complaints, and the second part is about voter turnout. Thank you. सर और सवाल लेंगे आप? सर इसी मसले पर जो 17C वाला मसला है, तो वो ठीक बात है कि सार्वजनिक होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन खड़गे जी के लेटर के जवाब में जो चुनाव आयोग ने कहा था कि आपने कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं दिया है कि हमने 17C फॉर्म आपके बूथ लेवल एजेंट को नहीं दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हर बूथ पर आपका एजेंट होता है, क्या कोई ऐसा उदाहरण आपकी जानकारी में है, कोई ऐसा मामला है जिसमें 17C फॉर्म कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट को देश भर में ना मिला हो? और इस सवाल पर आपका क्या जवाब है जो चुनाव आयोग कह रहा है सामने से कि आपको ये एक क्लासिक उदाहरण है जो आपने कहा कि प्रश्न नॉर्थ पोल का है और आप उस प्रश्न का उत्तर देते हैं एक साउथ पोल का दूसरा प्रश्न पूछकर। ये प्रश्न ही नहीं है, ये मुद्दा ही हमने रेज नहीं किया। हम कौन सी पार्टी गई थी ये कहने कि अमुक एजेंट को नहीं दिया गया फॉर्म? कौन सी पार्टी गई थी बताइए? अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना किसने कंप्लेंट। मैं कंप्लेंट करूंगा उत्तर पोल के बारे में और आप जवाब देंगे दक्षिण पोल का। हमने कंप्लेंट ही नहीं की। हमारी कंप्लेंट बड़ी साधारण है, अवलोकन के लिए, विश्वसनीयता के लिए, एनालिसिस के लिए, पारदर्शिता के लिए, आंकड़े अवेलेबल होने के लिए एक अमुक पोलिंग एजेंट को मिला कि नहीं फॉर्म, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि सामूहिक रूप से एक संस्था है चुनाव आयोग जिसका स्टैंप चाहिए, और स्टैंप भी नहीं चाहिए, उसको अपलोड करना है अपनी वेबसाइट में रियल टाइम में जैसे जैसे इसके पास फॉर्म आते हैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है आपको? प्रश्न ये है, उसका उत्तर देंगे नहीं आप, उसका उत्तर चुनाव आयोग देगी नहीं। वो एक काउंटर क्वेश्चन पूछेगी कि ये बताइए कि कौन से एजेंट को मिला नहीं। ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर 10,37,000 पोलिंग एजेंट्स बैठकर 3 हफ्ते तक इसका अवलोकन करते रहें, फिर इसको जोड़े और बनाएं, उसकी विश्वसनीयता क्या है? और उसके अवलोकन से चुनाव आयोग, गणतंत्र, देश, लोकतंत्र को क्या नुकसान होता है? ये क्या चीज है जो कहा गया है अमीनेबल टू मिसचिफ एंड विसिएशन ऑफ द एंटायर इलेक्टोरल स्पेस? अरे भाई, विसिएशन तो वो है जो आपका छुपाने की प्रक्रिया है, वो हो रहा है विशेषण। तो इसलिए इस प्रकार के बरगलाने की टेक्निक्स आम चल जाती है, मेरे साथ नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि हम मुद्दा जानते हैं, लिखित मुद्दा है और उसका जवाब ने दिया नहीं है। हलफनामे में उल्टा आपने संविधान की मजाक उड़ा दी है ये कह के कि इट कैन क्रिएट वाइड स्प्रेड पब्लिक डिस्कम्फर्ट एंड मिसट्रस्ट इन द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। अरे भैया, इस पे तो विश्वसनीयता बढ़ती है, आप कहते हो कि विश्वसनीयता गिर रही है। सर, जो संस्था चुनाव करवा रही है, जिसके ऊपर निष्पक्षता, जिससे एक्सपेक्टेशन किया जाता है, उसकी निष्पक्षता पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ऑपोजिशन पार्टी किसी और तरफ भी जा सकती है? क्या चुनावी प्रक्रिया का बॉयकॉट या कुछ और भी आप? तो ये तो चाहती है बीजेपी। इसका हम आपके सामने नहीं रखें तर्क, चुनाव आयोग में डेलीगेशन नहीं ले जाएं, उच्चतम न्यायालय में कोर्ट कचहरी में न जाएं, घर बैठ जाएं, चुनाव न लड़ें। जो इलेक्शन को वैसे ही सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वो पूरी तरह से इलेक्शन को सिलेक्शन बना दें। क्या आप समझती हैं हल है? गणतंत्र में गणतंत्र में तो एक ही हल होता है ना। आप लोग किस लिए हैं? आप हमारे इस हल को जनता तक पहुंचाने के लिए हैं। इसका हल ये नहीं जो आप कह रही हैं, इसका हल है कि जागरूकता बढ़ाना, चुनौती देना, न्यायालय पे जाना, प्रेस को बताना। अब डिले की तो बात ही नहीं हो रही है। डिले की बात तो वो बात खत्म हो गई है, वो तो हुआ है। मुख्य रूप का मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा एक है कि आपने 17C फॉर्म इतने लाखों हैं, उसको अपलोड कर दीजिए। इतना सिंपल सा मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं रियल टाइम में या फिर एंड ऑफ द डे किसी टाइम? नहीं, रियल टाइम में इसकी आपत्ति होता आ रहा था। मेरा सवाल नहीं था, ये तो 3, 4, 5 दिन का डिले है फाइनल डेटा आने में,
वही तो उत्तर, इसकी मजाक देखिए ना आप, समझिए इसकी बात। अगर हम झूठा डाउटफुल और संदिग्ध बना रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा हल है इसको अपलोड करना। अपलोड नहीं करके चुनाव आयोग को संदिग्ध आप बना रहे हैं। अपलोडिंग में क्या आपत्ति है? और इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। जो मैंने जवाब दिया अभी आपको, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजिकली, ये है कि डिस्क्लोजर इज अमीनेबल टू मिसचिफ, कि मैं मॉर्फ कर सकता हूं, मैं आपकी तस्वीर लेके दूसरी अभी भी कर सकता हूं, वो तो पिछले 75 साल से भी कर सकता हूं। और अगर आपका ये बात है डिस्ट्रस्ट और संदिग्धता का, तो और भी ज्यादा बनता है कि आपको अपलोड करना चाहिए, क्योंकि अपलोडिंग से संदिग्धता कम होती है, खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। आपके छुपाने से संदिग्धता बढ़ती है, यही तो मुद्दा है। सर, स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो मीडिया के सामने आई है और उन्होंने एक बार वापस ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के जो पीएस थे विभव कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उनकी पिटाई की और मुख्यमंत्री मौजूद थे आवास के अंदर। इस पूरे मसले पर सर आप क्या? सब लोगों ने बोल दिया जो वही बोलना है, नया कुछ ऐड करना ही नहीं है, एक वाक्य भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। कल आप लोगों ने पूछा था मुख्यमंत्री केजरीवाल से, उन्होंने कहा कि सब जुडिस है, अब चल रही है केस पूरा। दिल्ली पुलिस एलजी साहब के अंडर काम करती है, वो उसकी तहकीकात कर रही है। जब रिपोर्ट आएगी, एक्शन होगा तो आप देख लेंगे। इसमें अब आरोप प्रत्यारोप में किसी के कहने का क्या मायने है? उसका खंडन किया गया एक तरफ से, उसको आरोप लगाया गया एक तरफ से। तो सब उसी जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसी का तो हिस्सा है ना। ये सीएम वो वहाँ थे, कभी नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला। ये इंटरव्यू में बोला मुझे पता नहीं, उन्होंने अभी तक किसी कंप्लेंट में ये नहीं कहा कि सीएम वहाँ खड़े थे और मेरे को पीट रहे थे। घर पे थे तो बोला, ये घर पे किसी और हिस्से में रहे होंगे वो, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ। ये खड़े थे और पीट रहे थे, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। आप भी क्या बोल रही हैं? किसने कहा ये? सर वो इंटरव्यू में है। किसने कहा बताइए, प्ले करिए। स्मिता प्रकाश ने कहा होगा ना, उनसे पूछिए आप। मालीवाल ने कहा है, स्वाति मालीवाल ने, स्वाति मालीवाल ने कहा है। देखिए इंटरव्यूअर्स कई हैं, एक नाम आपने लिया, और भी हैं जिनको अपनी दुकान चलानी पड़ती है। केजरीवाल जी ने कहा है, स्वाति माल जी ने कहा है, राघव चड्ढा जी ने कहा है, किसी ने कहा है तो पूछ लीजिए उनसे। मैं इस पर क्यों जवाब दूं? उनकी टीआरपी चल रही हैं, झूठ पे चले या किसी पे चले तो मजाकिया बातें हैं। मैंने एक जगह कहा बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने कहा कि ऐसे अजीबोगरीब वाक्य सपोजिटली जिम्मेवार लोग जब बोलते हैं तो उनको उत्तर दे के भी डिग्निफाई नहीं करना चाहिए, उत्तर दे के भी डिग्निफाई नहीं करना चाहिए। एक और महिला है, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, जो किसी की बॉयकॉट लिस्ट में, उन्होंने भी कहा है, ये चलाया था शुरू उन्होंने किया था। चलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अखबार ने लिखा है कि 2014 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया की कंपनी से लो ग्रेड का कोयला $28 प्रति टन पे खरीदा था और उसी कोयले को हाई ग्रेड का बताकर तमिलनाडु विद्युत कंपनी को किया। मतलब देखिए इस पे ये एक बहुत गंभीर आरोप है और ये एक व्यापक आरोप है, और इसके ऊपर मेरे कॉलीग जयराम रमेश जी ने ऑलरेडी बोला और वो आज ही या कल में वक्तव्य दे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसमें पढ़ूँ। उस वक्त वो आपको पूरा विस्तार से मिलेगा। राहुल जी ने टच किया है, लेकिन उसको विस्तार से डिटेल में बोलने वाले हैं। सर एक चीज, ये जो चुनाव आयोग वाला मामला है, हाँ, आप लोगों की शिकायत के तकरीबन 1 महीने के बाद चुनाव आयोग जवाब देता है, उसमें भी नाम नहीं लेता है। 2 महीने के टोटल चुनाव है जी, और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष को भी ये निर्देश दिया जाता है कि संविधान खतरे में जैसी बात, फॉल्स इक्विवेलेंस, झूठी बराबरी। तो क्या इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है? कितनी चीज़ों को चैलेंज करेंगे? कितना कर सकते हैं? आज क्या तारीख हुई है? चुनाव का कब खत्म होता है प्रक्रिया? चैलेंज करके क्या करो? उसका जो होना था हो गया। आपने जो गाली देनी थी मेरे को दे दी, वो गाली 1 महीने से चल रही है, आप पे कुछ प्रतिबंध नहीं लगा। अब चुनाव के 1 हफ्ते में क्या कर लेंगे आप? वो अलग बात है कि हम कर सकते हैं, करेंगे। कल भी कुछ इससे जो है चुनाव आयोग के आ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। अगर आप संवैधानिक संस्था हैं और आपके हर चीज पे ये प्रश्न उठता है कि आप जाओ, मैं तो अपनी गलती करूंगा, आप जाओ, उसको चुनौती दो कोर्ट में।
उस आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था क्या कि ये संस्था बना रहा हूं मैं, वो उल्लंघन करेगी, बोलेगी जाओ आप न्यायालय जाओ, और न्यायालय में 10 दिन भी नहीं बचे हैं चुनाव के, उसमें जाके मैं नोटिस लूंगा, वापस आऊंगा, तब तक जिसको बोलना था जो बोल दिया वो पतली गली से निकल गए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कार्यक्रम में कि मणिशंकर अय्यर के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, थोड़ा उस हिसाब से रहना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी गया हूँ, बिना वीजा के गया, और एक जमाने में मेरा देश था। ये आवश्यक है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री कोई पुराने कभी चाय वाले कभी पाकिस्तान वाले वक्तव्यों को निकालें, एक ऐसे व्यक्ति के जो आधिकारिक स्पोक्सपर्सन नहीं है, जो खुद कहते हैं कि कांग्रेस के आधार पर नहीं बोलते हैं। तो इसका ये क्या दिखलाता है? दिखलाता है उनकी घबराहट, उनकी एक तीव्रता बरगलाने की, फोकस ऑफ डिबेट को डाइवर्ट करने की। हाँ, इतने साल पहले वो जो हैं उनके हेगड़े जी, अनंत हेगड़े कर्नाटक, उन्होंने ये कहा था मैं इस पे चलाऊंगा अपनी कैंपेन। हाँ, इतने साल पहले गोलवालकर जी ने ये कहा था। तो इस पे कैंपेनें चल रही हैं, इससे आपको अपनी कहानी मालूम पड़ती है कि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जो व्यक्ति जिस वक्तव्य से हमने कभी सहमति नहीं दिखाई, जो व्यक्ति हमारी पार्टी में किसी रूप से एक्टिव नहीं है, जिसने खुद ने ये कहा है, एक आर्टिकल में कहा है इंडियन एक्सप्रेस में मणिशंकर अय्यर ने, उनके वक्तव्यों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री अगर दोषारोपण करेंगे कांग्रेस को, तो वो उनके डेस्परेशन को दिखाता है, वो हमारी वीकनेस को नहीं दिखाता, वो उनके डेस्परेशन को दिखाता है। सर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता में कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2014 और 19 के जो अपना प्रदर्शन है उसको भी रिपीट नहीं कर पाएगी, आप लोग 40 के आसपास सीटों के आसपास रहने वाले। इसका कोई मायने नहीं है ना, इसका कोई मायने नहीं है। इस प्रकार के वक्तव्य किस लिए दिए जाते हैं? उनको पहले से पूर्वानुमान है क्या ईवीएम्स का कि वो आंकड़े दे रहे हैं, 40 का आंकड़ा दे रहे, तो उनको कोई नियंत्रण है क्या येन केन प्रकारेण ईवीएम्स का? क्या आधार है उनका ये बोलने का? इस प्रकार की चीज़ों से भारत की जनता, विपक्ष, इंडिया अलायंस न डरने वाला है, न बहकने वाला है, न बरगलाने वाला है। इससे एक अजीबोगरीब नैरेटिव बनता है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 250 सीट आएंगी बंगाल में। जब 70 आई उसके बाद तो शाह साहब ने उसके बारे में बात ही नहीं की कभी, एक बार भी एक वक्तव्य नहीं दिया। तो इस बार भी जब हो जाए चुनाव तो उनसे पूछिएगा, फिर देखते